अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद, प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में सालाना बहुत सी ऐसी लाशें मिलती हैं जिनका मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया जाता है या उन्हें अंधे कत्ल का नाम दे दिया जाता है। ऐसे केसेस में वर्सा जो है वो जलीलो ख्वार हो जाते हैं और कई कई महीनों तक पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान तक पहुँचने में नाकाम रहती है। इसकी वजह आप समझ लीजिए कि पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली हो सकती है। पुलिस का ऐसे केसेस जिनमें मुल्ज़िमान नामालूम हो या अंधा कत्ल हो, उसके अदम दिलचस्पी भी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ एक और पहलू भी है कि मंशियात फरोश जो हैं वो मंशियात की ज़्यादती की वजह से या मंशियात की लत की वजह से शहरियों की जानो माल जो है वो लूट रहे हैं, उनको उनके जानो माल से महरूम कर रहे हैं। आज के केस में भी एक ऐसी ही केस के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके अंदर 21 साल नौजवान को नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। 4 से 5 माह तक पुलिस इस केस में कुछ ना कर सकी। केस की तफ्तीश तब्दील होकर CIA में आई तो पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है जो होशरबा इंकशाफात कर रहा है और पुलिस की हिरासत के अंदर वो ये दावा करता है कि जिसने उसको पकड़वाया है उसको भी कत्ल कर देगा और बहुत जल्द पैसे देकर वो बाहर भी आ जाएगा। दूसरी जानिब जो मकतूल के वर्सा हैं वो इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। 5 माह तक उन्होंने रातें जाग कर दुआएं मांगी हैं कि मुल्जिम पकड़ा जाए और अब जब मुल्जिम पकड़ा गया है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, कैसे मुल्जिम तक पहुंची और ऐसे केसेस में जिसके अंदर नामालूम अफराद जो हैं वो बच्चे को कत्ल करके चले गए थे, कैसे वो इस मुल्जिम तक पहुंचे, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में बहुत से ऐसे रोज़ाना कत्ल होते हैं जिसका मुकदमा जो है वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाता है और पुलिस की नाअहली और सुस्ती या काहली की वजह से बहुत से ऐसे कत्ल जो हैं वो दाखिल दफ्तर हो जाते हैं, ऐसे केसेस जो है वो दाखिल दफ्तर हो जाते हैं या सर्द खानों की नज़र हो जाते हैं और फिर कभी भी मुल्ज़िम जो है वो पकड़ा नहीं जाता और उस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात होती हैं वो भी कभी सामने नहीं आती। इसी तरह का आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी इसी तरह का है कि जवां 21 साल का लड़का अपने घर से निकला और फिर वापस न आया। वालिदैन को तशवीश लाहक हो गई कि बच्चा गया कहाँ पे और उन्होंने अपने तौर पे तलाश करनी शुरू की। बेसूद रही, पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई। अगले दिन सुबह उनको मालूम हुआ कि उनके बेटे की लाश जो है वो लोअर माल के इलाके में मुंशी अस्पताल के पास एक पार्क में बेंच के ऊपर पड़ी हुई है। ये गुज़िश्ता साल का वाक़या है और उसके बाद पुलिस ने अपने तौर पे तफ्तीश करती रही। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या पता चला है, इनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया और उसके बाद इतना टाइम तकरीबन 5 महीने के बाद अब जाके इनको ये बताया जा रहा है कि मुल्जिम जो है वो शायद पुलिस ने पकड़ लिया है। इनसे ही जानते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उस रात क्या हुआ? आपका बेटा कहाँ गया और फिर क्यों ना आया? घर से बिस्किट लेने गया है घर से। अच्छा जी। अबू मैं बिस्किट लेके आ रहा हूँ अभी 10 मिनट तक। मैंने कहा यार जल्दी आ जाना। कहता अबू मैं अभी आ जाता हूँ। आधा घंटा गुजरा, मैंने बच्चे उसके बड़े भाई को बाहर भिजवाया, यार सफी बच्चा नहीं आया अभी तक। अच्छा वो देखा बाहर नहीं है, सर दाएँ बाएँ भी देखा, आस पड़ोस में भी देखा, नहीं मिला कहीं। तो रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो सुबह में ना एक पुलिस मुलाजिम आया 8 बजे कि आपके बेटे का मर्डर हो गया। अच्छा। उधर मसूमिया पार्क में ना उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मेरे से पाँव से ज़मीन निकल गई। जब मैंने वहाँ पहुँचा अपने बच्चे की लाश देखी। किस तरह कत्ल किया होता? गोली वगैरह मारी हुई? नहीं जी, उसने उसके हज़ारबंद से ना उसका गला खींच के ना उसे दबाया था। नाले से फंदा लगाया? नाले से फंदा लगाया था। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 21 साल का था। 21 साल का? क्या करता था? पढ़ता था? नौकरी पर? नौकरी करता था शादमान में, मेडिकल स्टोर पे करता था काम। अच्छा। 3 साल से उधर कर रहा था। ठीक है। उसके बाद उसने सऊदीया का चांस मिला उसको।
उधर चला गया, उधर कोरोना की वजह से वापस बुला लिया उसको। पिछले साल ही वापस आया, पिछले साल 2020 में ही जी। सऊदीया से वापस आ जी। गया। फिर आके यहाँ पे क्या कर रहा था? फिर अभी जॉबलेस था, उसने ना इधर अलबारी वाले है उधर, उसने ना मेडिकल स्टोर में जाके इंटरव्यू दिया। उस दिन दूसरे दिन इसने जॉब पे जाना था, तो उसको जुमे वाले दिन इसका ना ये जालिम ने उसके साथ जुल्म किया। तो उधर फिर लॉयर माल ने उसका मुकदमा दर्ज करके हमें इतला दी कि ये आपका बेटे का FIR हो गई। आज 4 माह हो गए हैं, इसका नहीं पता चल रहा था कुछ। कितने थानों के चक्कर आपने काटे, कितनी आपको ख्वारी हुई, क्या यकीन था आपको कि बेटे के मुलजिम पकड़े जाएंगे? उधर नहीं मुझे पता चला, उधर मैंने बड़ी एफर्ट की, बड़ी कोशिश की लॉयर माल में, मगर उन्होंने भी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद नहीं मिल सका। प्लान था, तो प्लान करने के बाद भी मैंने कोशिश की कि मैंने कहा ये CIA में ट्रांसफ़र किया जाए। मैंने दरख्वास्त दी SSP साहब को, उन्होंने फिर इधर जावेद सिद्दीकी साहब को दिया। अब अल्लाह का शुक्र, उन्होंने मुझे फ़ोन बताया कि मुलज़िम पकड़ा गया। आप मुलजिम को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। कभी देखा है पहले? नहीं देखा। तो बेटे का दोस्त वगैरह है? नहीं। तो क्या कहता है मुलजिम, क्यों आपके बेटे को कत्ल किया? कह रहे थे इसके जेब में ना 45,000 रुपया था, जिसकी वजह से मैंने इसको उस लालच में कत्ल किया है। उस जालिम ने इतना नहीं सोचा कि 45,000 की खातिर एक माँ का जिगर का टुकड़ा ले गया, एक बाप का बेटा ले गया। तो अल्लाह इसको गर्क करे, तो कैसे किरदार तक पहुँचाए। ये जो 4 से 5 महीने का टाइम आपका गुजरा, कितना मुश्किल टाइम था? ये तो अल्लाह जानता है। रात नींद नहीं आती थी हमारे सारे घर वालों को, ना वालदा को ना मुझे। सारी रात उठ के बैठ के रोता रहता हूँ कि अल्लाह पाक हौसला करें। सिर्फ 45,000 रुपए के पीछे आपके बेटे को 45,000 की खातिर, वो भी इसके लिए रखे हुए थे पैसे। तो चलो ये बच्चे को फिर दोबारा कोशिश करेंगे बाहर भिजवाएंगे, लेकिन बदकिस्मती कि ये जालिम के सामने आ गया। अपने बच्चे को बस बरगलाया है, तो वो खुद बयान इसने दिया कि मैंने उसको बरगलाया, मैंने इसको लालच दिया कि तुझे सस्ता लेकर दूँगा। उस लालच में उसने पैसे घर से लिए और वालदा को नहीं पता था, अलमारी में रखे हुए थे। ये पैसे वहाँ से नहीं गया, तो ये पैसों की वजह से इसने कत्ल किया। भाई आप उससे बड़े हैं छोटे हैं? आपका छोटा भाई था, बड़ा भाई था? ये मेरा छोटा भाई, माइक थोड़ा सा छोटा भाई था मेरा। आपका छोटा। ये जो मुलजिम है, आप इससे मिले? नहीं, आज तक कभी नहीं मिला। मुलजिम को नहीं आपने देखा? आज तक कभी नहीं देखा इसे। ये कोई आपको अंदाज़ा है कि इसकी, क्योंकि भाइयों के अंदर चीज़ें होती हैं, पता चल जाती हैं, आपको पता है कभी इससे मिलता हो आपका भाई, कोई दोस्ती यारी हो या उठना बैठना? नहीं, इतनी बड़ी एज का था, उसकी यारी कैसे होगी? 21 मुलजिम साल की क्या एज है अंदाज़ा? कि मैंने जब हमारे सामने आया उसकी तो उम्र 45 साल है। अच्छा। पता नहीं उस जालिम ने उसको कैसे बरगला है। कैसे इनका ताल्लुक कैसे बना? क्या बताता है कि उनका, आपका भाई उसको कैसे मिला, कहाँ मिला? ये कुछ नहीं बता रहा, कहता ये बस यही बता रहा मेरे पास आया। आपका भाई उसके पास गया, जी, तो कत्ल क्यों किया उसने? सिर्फ 45,000 के पीछे? 45,000 की खातिर उसने कत्ल किया। जैसे आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि 4 महीने इंतहाई अजियत में गुजरे, लोअर माल थाने वाले जो थे वो मुलजिम को पकड़ने में नाकाम थे, उनके पास ट्रेस ही नहीं था। तो आपको भी अपने वालिद साहब की तरह उम्मीद थी कि कभी मुलजिम पकड़ा जाएगा, या ना आप भी ना उम्मीद? मैं तो सारी रात, मेरे वालिद साहब जानते हैं, बाइकों पर जाके मसूमिया पड़ के चक्कर, कभी फ़लाँ जगह के चक्कर। कोई कहीं बताता था आपका भाई यार फ़लाँ के साथ फिरता है, उसके पास जाते थे कि यार कोई ना कोई सुराग मिल जाए हमारे भाई का। लेकिन अल्लाह के घर पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ज़रूर कातिल पकड़ा जाएगा। कत्ल छुपता नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई करम नवाजी की है, वो कातिल को सामने लेके आया। जावेद साहब ने बड़ी एफर्ट की, जावेद साहब उन्होंने दिन रात एफर्ट की है। मुलजिम आपके घर के पास कहीं रहता है या रहता भी, रिहायशी भी इस इलाके का नहीं है? नहीं, इसी इलाके का नहीं, ग्वाल मंडी का है। ग्वाल मंडी का रिहायशी है। जी जी, और ताल्लुक अभी तक कोई साबित नहीं हो सका कोई कि ताल्लुक नहीं है उसका। कि क्या, कैसे जानता था क्या? आज तक नहीं उसे देखा कभी। तो उसने 45,000 रुपया लूटने के लिए कत्ल क्यों किया, ये इसके बारे में उसने क्या बताया? 45,000 वैसे जख्मी करके भी तो ले सकता था, मार पीट के ले सकता था, कत्ल क्यों किया? और वो भी हज़ार बंद से, यानी वो प्लान करके कुछ नहीं किया था,
ज़ारबंद भी आपके भाई की सलवार में से शायद निकाला उसने? ये- सर वो वैसे ही करता था। वो दूसरा जो बंदा था ना, जी वो नशई टाइप आदमी था, ठीक है हाँ, सर। उसने जो 45,000 उसने बयान दिया है कि 45,000 जो मैंने इसे खींचा है ना, जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। चलो इसे खींच के मैं अपना नशा पूरा करूं। उसके बाद बता रहा था कि वो बेचता भी था। ये 45,000 लेके कहता मैं उधर इलाका गैर में गया हूँ, उधर से मैंने मंशियात ख़रीदी है, फिर उसके बाद फ़रोख्त की है। इस लालच में मैंने कहता मैंने उसे मार दिया। आदि मुजरिम है इसका मतलब? आदि जो मुजरिम है सर। जी, क्या कह रहे हैं? देखो जी, वो एक आदमी मुजरिम था जिसे उसको अमाउंट मिल गई इतनी 50,000 रुपये की। उसने कहा भी मैं इसको बेच के तो ये लोगों के बच्चों को ऐसे वर्गला के नशा आम करूँगा। लेकिन मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये पुलिस का, CI और उनका जवेद सदीक साहब का, कि जिन्होंने डे नाइट कोशिश से मुलज़िम तक पहुँचे हैं। मैं इनका बहुत तहे दिल से ऐसे जराइम पेशा अफराद जो नौजवान नस्ल को किसी न किसी तरीके से बहला फुसला कर उनसे उनकी रकम लूटते हैं या जान ले लेते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि इसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और माँ बाप जो अपने बच्चों को पूरी निगरानी रखें, ताकि आइंदा किसी माँ बाप का वजह से बच्चा हाथ से न जाए। जवान साला बेटा था मेरा। हमारा भाई तो चला गया, जाने वाला तो चला गया। हम चाहते हैं कि इसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। नेक्स्ट किसी भी भाई के साथ ऐसा ना हो जो हमारे भाई के साथ हुआ। बहुत शुक्रिया। हमारी सरकार से यही बस कि सख्त से सख्त सजा जो है उसको दी बिल्कुल जाए। दीजिए, बिल्कुल तो माफ़ी न दी, माफ़ी ना दीजिए। किसी हाल में इसको माफ़ी न दी जाए। माफ़ी तो ज़्यादातर अहले खाना खुद ही माफ़ कर देते हैं या अदालतों में केस जो परसू नहीं करते, उसकी वजह से मुलज़िमान को फायदा लेकिन होता हम ऐसा नहीं करेंगे, ताकि दूसरे बच्चे जो हमारे जो माशरे के हैं उनके साथ ऐसे सलूक ना हो। हम ये चाहते हैं कि इसको कैफे किरदार तक पहुँचा के इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बस कत्ल की 2 ही सज़ाएँ हैं, या फांसी है या उम्र कैद है। इसको फांसी दी जाए ताकि ये जराइम से ख़त्म हो जाए, ताकि ये आइंदा ना कर सके किसी के साथ ऐसा। बहुत शुक्रिया। आप एक दुखी वालिद की और भाई की गुफ्तगू सुन रहे थे। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो घरों से कामकाज के लिए निकलते हैं, लेकिन इस तरह के दरिंदा सिफ्त मुलज़िमान जो माशरे में ताक लगाए बैठे होते हैं कि ऐसे नौजवान बाहर निकले और उनको बरगला फुसला कर किसी न किसी गलत काम पे लगा दें और फिर उनके घर में जो मौजूद पैसे होते हैं उनको लूटा जाए। इस केस में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इब्तदाई तौर पे बच्चा जो था वो अपने कामकाज में मसरूफ़ था, लेकिन कोरोना की वजह से वो बेरोज़गार हुआ और कहीं पे ये उसको मिल गया होगा, इसने उससे पैसे मांगे, बच्चे ने देने से इनकार की होंगे और मुलज़िम ने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलज़िम रूपोश हो गया और पुलिस 4-5 महीने तक मुलज़िम का पता नहीं कर सकी। केस CIA में आया तो अब जाके मुलज़िम जो है पकड़ा गया है और आपने वालिद की और भाई की गुफ्तगू सुनी कि वो चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पुलिस ने मुलज़िम को कैसे गिरफ़्तार किया, मुलज़िम का इस कत्ल के ऊपर क्या कहना है। साला नौजवान की जब लाश पार्क से मिली तो उसके बाद नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जैसे आप उसके वालिद और भाई की गुफ्तगू सुन रहे थे कि उनको बिल्कुल भी मालूम ना था कि उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया है और 4 से 5 माह तक वो इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि पुलिस कभी उनको बताए कि मुलज़िम पकड़ा गया और ये भी वजह बताया कि मुलज़िम ने उनके बेटे को क्यों कत्ल किया। उनका कहना था कि उसकी जेब में 45,000 रुपया था जिसको मुलज़िम ने लूटने की खातिर बेटे को कत्ल किया। पुलिस ने बिल आखिर CIA कोतवाली ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? शिबाज शौकत। शिबाज कहाँ के रहने वाले हो? स्टेशन के सर। स्टेशन? जी सर। क्या करते हो? ऑर्डर का काम करते हैं। कौन से ये जो हाँ हेरोइन होती है जी सर। आसानी से मिल जाती है? पेशावर से लेते हैं सर। पेशावर से लेते हैं। ये कितने रुपए ग्राम है? उधर तो 300 भी है सर। 300 रुपए ग्राम। और यहाँ पे तो इधर 1000 की 1200 की। तो तुम्हारे पास पैसे
कहाँ से आते हैं ये करने के लिए नशा? सर पहले बेचते थे, सारा होता था, किलो 2 किलो का काम था, रोज से लाख की 1.5 लाख की सेल थी। हाँ। अब 4 महीने हो गए हैं, निज़ाम ख़राब है, नहीं कर रहे थे। बस अच्छा। इसी वजह से लालच आ गई, 45,000 देखा, चलो सामान मंगवा लेंगे। हाँ। उसने खुद ही कहा था कि मुझे 25 ग्राम दे देना, बाकी का आप रख लेना। हाँ। बस इसी वजह से इंजेक्शन लगाया, वो गिर गया, फिर मैंने नाला ब्लेड के खिंची लगा दी इसको। खिच्ची लगा दी मतलब? मरा तो पहले हुए था, मैंने एक ये कि कोई ऐसे लगे किसी ने फा दे के मारा, हाँ। लेकिन मरा वो टीके से था। तुमने उसको गले में फंदा लगा दिया? हाँ जी। उसी का नाला हाँ निकाल जी, के? उसी। तो कत्ल क्यों किया उसे? 45,000 तो तुमने ले लिया था, तो चले जाते। सर बता तो रहा हूँ कि वो टीके से ही मर गया, लेकिन यार मैंने, जो भी तुम कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन तुमने उसको फंदा क्यों लगाया जब वो? मैं कह तो रहा हूँ सर कि मेरा भी रोल ही ना आए कि ये साथ बैठा हुआ ये साथ लेके गया है, या ऐसा ही लगे किसी ने वो गला घोट के मार दिया, अच्छा। इसलिए मैंने गले में लपेट दिया था इसका नाला। कत्ल करने के बाद तुम कहाँ पे गए? वो आलमड़ी गया था सर, और ये 4-5 महीने तुम किधर रहे? इधर ही रहा था। कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा? नहीं सर, तो फिर पकड़े कैसे गए हो? बस मुखपुरी से। मुखबरी? तुम्हारी किसने मुखबरी कर दी? बस करती कोई बात नहीं, को लेंगे 302 अच्छा, उसको भी कत्ल करना था? करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो है कौन बंदा जिसने तुम्हारी मुखबरी की है, और उसको कैसे पता चला कि तुमने कत्ल किया? उसको भी नहीं पता था सर, वो उसका भी मोबाइल का रोल ही था कि मोबाइल मैंने उसको दिया था, जेब तलाश से लिया था मोबाइल, हाँ। वो मैंने उसको दिया था, वो मोबाइल ट्रेस हुआ उसका, वो अपनी जान छुड़ाने मोबाइल के लिए मुझे पकड़वा दिया सर। वो कौन है, तुम्हारा दोस्त होगा? नहीं, उसका भाई मेरा दोस्त है, उसकी मैं बेले करवा रहा था, उसके घर ही रह रहा था मैं, हाँ। सरदार मच्छी वाले के सामने उसका घर उसको है। पता था कि तुमने कत्ल किया हुआ? नहीं, किसी को नहीं किसी पता। को भी नहीं पता था? मेरे वो अपने इलम में नहीं था कि ये काम हो जाना है। तो फिर उसको कत्ल करने के लिए तुम क्यों प्लान बना रहे हो जब उसने तुम्हें जानबूझ के पकड़वाया ही नहीं? पकड़ाया तो है, मुखबरी तो की है ना मेरी, मैं ये उसके भाई की बेले करवा रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ, हाँ। 92 की टिकटियाँ भी बेले करवा रहा हूँ उसकी। उसके भाई ने मेरे साथ अच्छा तो नहीं ना किया कि मैं उसके भाई को छुड़वा रहा हूँ, तो मुझे ही पकड़वा दिया। तो तुम्हारा ख्याल है तुम जल्दी छूट के बाहर आ जाओ? कोई बात नहीं ना आए, हम्म। गलती की है, सजा मिलनी चाहिए, तो फिर उसके अपना बदला कैसे लोगे? ले लेंगे। है बाकी 13 और हैं, एक और मर जाएगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ कि नशा कितने अरसे से कर रहे हो? 17-18 साल से। कैसे लत पड़ी तुम्हें? बस जुए हमने जाते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज, उधर लड़कियों के साथ पीते पीते ऐसे ही बस लग गया, फिर बेचना शुरू कर दिया कि पुलिस पूछे कि कहाँ से लेते हो, बहुत भी लाते हैं थोड़ा बहुत अपना पीने के लिए, पी लेते हैं, फिर थोड़ा बेच के टाइम पास कर लेते हैं। पहले कभी नहीं पकड़े गए? कई बार पकड़ा, किस केस में पकड़े गए हो पहले? ये मंशियात में ही अच्छा, कैसे बाहर आ जाते हो इतनी जल्दी? बेल करवा के साथ मंशियात के केस में तो 8-9 साल जेल होती है। लेकिन पैसे दे गए 1000 ग्राम 1200 ग्राम नीचे नीचे जो बेल हो, हाँ। पैसे दे के तो वो छोटा पर्चा करवा लेते हैं। पुलिस को पैसे देते हो? नहीं, जो अब पीछे मेरे आने वाले होते हैं। हाँ। वो कौन है जो पीछे आते हैं? है दोस्त, अब्बू के दोस्त हैं। हाँ। अबू भी यही काम करते हैं? नहीं, वो तो सादा सिगरेट नहीं पीते, वो तो फोत हो गए 8 साल हो गए। हाँ। तो बस उनके दोस्त हैं जो जानने वाले, जिनको पता है तो वो आ जाते थे, मगर पैसा हमारा लगता है, उनकी भी दिहाड़ी लगती थी, वो छुड़वा देते, कोई तलक से छुड़वा देता, कोई पैसे से छुड़वा देता था। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है, सारा कुछ है, तो ये इस काम में क्यों पड़ेगा? बस सर गलती हो जब दिमाग मर गया, ऐसा ही होता है। दिन की कितना ग्राम इस्तेमाल करते हो? 20-25 ग्राम। यानी 1000 रुपए की ग्राम है, 20-25 ग्राम, 25,000 रुपए का तुम नशा कर लेते हो अकेले? 20-25 हज़ार का मैं कर लेता था, कोई 20-25 हज़ार की लड़कियां कर लेती थी। लड़कियां कहाँ से आती? यूनिवर्सिटी कॉलेज की। दोस्त हैं वो? हाँ, वो कैसे दोस्त बनी? उधर 1-2 बार गया, 1-2 दोस्त थी, उन्हें बुलाने की दोस्ती, आइस वगैरह लेके जाता था मैं, उनके लिए वो पीती थी। फिर वो लाहौर में सबसे ज़्यादा नशा कौन सा आजकल इस्तेमाल हो रहा है? पाउडर और आइस। ये जो आइस है ये कितना ग्राम है? ये 4000 की, 5000 की। ये भी आराम से मिल जाती है? हाँ, ये पीछे से 700 की मिलती है पेशावर से, इधर 4000 की, 5000 की ग्राम बिकती है। तो पुलिस वाले तो दावा करते हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं पकड़े जाते? क्या वजह है इसकी? सर पकड़े जाते हैं, कई बार पकड़े गए हैं। तो फिर बाहर कैसे आ जाते हो इतनी जल्दी? बता तो रहा हूँ कि कोई ना कोई तल्लक की वजह से, या कोई पुलिस पैसे- कितनी मदद करती है मंशियात नहीं, फरोशों? कोई मदद नहीं करता। पुलिस नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, कहते हैं सुनने में गलती आता है। होगी सर, लेकिन जो जय सच्ची बात है, वो मेरे हाथ तो कोई ऐसा हुआ नहीं। जो भी पीछे आया उसका तल्लक है, वो जाने पैसे से लेके जाए या सिफारिश से लेके जाए, उसका तल्लक है। हमें जो तुमने जितने किया है, इतना खूबसूरत लड़का था, 20-21 साल उसकी उम्र थी, उसको इतनी बेदर्दी से तुमने कत्ल कर दिया, क्या कहोगे? तो अपने सर किए मेरा पे? 2 साल गलती हो जाती है, लेकिन दोस्त कैसे बना वो तुम्हारा? 3-4 महीने से नशा लेने आता था। अच्छा।
मैं जिधर से लेता था वो भी उधर आता था, उधर ही मेरा दोस्त बना है। फिर उसने मुझे बोला कि मैं पैसे लेके आता हूँ खुले, मुझे 25 ग्राम ले दो। मैं कहा ठीक है लेके आया। वो 50,000 ले गया, 5,000 का हमने नशा लिया, पार्क में जाके किया। 45,000 उसके पास था, वो लेके फिर वो चला गया जब उसको नाला पलेटा। तुम्हें कभी यकीन था कि तुम पकड़े जाओगे? मेरे इलम में भी नहीं था सर ऐसा होगा। अच्छा चलो ठीक। मुलजिम की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुलजिम कहता है कि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो कभी पकड़ा जाएगा और जिस शख्स ने उसको मारा है वो उससे बदला लेने के लिए भी तैयार है। 20 से 25 हज़ार रुपये का रोज़ाना नशा ये करता है और बता रहा है कि और भी निजी यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी हैं जिसके दोस्त इसके साथ नशा करते हैं, उनका भी नशे का खर्चा यही तुम ही उठाते हो उनका खर्चा। तो वो कहाँ से सारे पैसे लाते हो तुम? मैं सर बेचता भी था। अच्छा ये बेचता भी। कितनी बेच लेते हो रोज़ाना की? 1,00,000 1,50,000 की सेल थी सर। नहीं ग्रामों में बताओ कितनी ग्राम बेच? ग्रामों में 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम पाया। किन इलाकों में ज़्यादा बेचते हो? वालमंडी में, ऑस्ट्रेलिया चौक में। ठीक है। मुलजिम के मुंह से आपने सुन लिया कि 100-150 ग्राम वो आराम से बेच लेते हैं और जो मुनाफा होता है उसका साथ वो अपने दोस्तों को मिला के भी नशा करवाता है। और जिस बच्चे की इसने जान ली है बकौल इसके कि उसके पास 45,000 रुपया था और जब इन्होंने मिल के वहाँ पर नशा किया तो इसको वो लालच आ गई कि 45,000 रुपया जो है वो ले ले और बस उसका सलवार में से नाला निकाल के उसको फंदा लगा दिया, मर गया। और अब पुलिस ने तकरीबन 4-5 माह के बाद इसको गिरफ़्तार किया है। पुलिस अफसरान से जानते हैं कि इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, इतना टाइम लग जाता है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जब मुलजिम को पकड़ने में इतना टाइम लगता है तो जो अहले खाना है उनके जो दिलों के ऊपर क़यामत बर्पा होती है, जो पहाड़ गम के टूटते हैं, उसका ज़ाला कैसे किया जाएगा। इसको 4-5 माह बाद पकड़ा और इसके बकौल पुलिस ने किसी और मुलजिम को पकड़ा था और उसने कह दिया कि ये बीच में मोबाइल की चोरी के अंदर ये इन्वॉल्व है। अगर वो ना होता तो इसका मतलब ये आज ही ना पकड़ा जाता। पुलिस अफसरान से भी जानते इस बारे में। यकम जनवरी के बाद जब नई टीम लाहौर में आई, CCPO लाहौर आए और उसके बाद DIG ऑपरेशंस आए तो उन्होंने ना सिर्फ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया, बल्कि उससे निकलने के बाद उन्होंने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन का दावा किया। उसके लिए बाकायदा कैंपेन्स की गई, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और तलबा को भी इंगेज किया गया और इसी तरह जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसके पास भी जाकर उन्होंने खिताबात भी किए और इसको इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की कि अब कोरोना जैसे जैसे माइल्ड होता जा रहा है तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस खुलेंगे तो वहाँ पर जो ये लानत बेचने वाले अफराद हैं उनके घेरा तंग किया जा सके और लोगों को भी शऊर देने की कोशिश की। लेकिन उसके बरस हम देखते हैं कि मंशियात फरोश भी लाहौर में आ रहे हैं और मंशियात बेच भी रहे हैं और जब उनसे उनका वर्जन लिया जाता है, जब वो गिरफ़्तार होते हैं तो वो कहते हैं कि इलाका गैर से मंशियात जो है वो लाहौर आती है और उसके बाद वो यहाँ पर पॉकेट्स की सूरत में बेचते हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। साजिद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है और इसके अंदर बहुत से मसाइल भी जन्म लिए हैं। उनमें से सबसे बड़ा मसला जो आजकल हर पेरेंट्स को लाहक है वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं उनके बाहर मंशियात फरोश उनके बच्चों को बहला फुसला कर नशे की लानत पे लगा रहे हैं। आप लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा एक इशू, सोशल इशू है जिस पे आप बात कर रहे हैं और यकीनन आपकी वजह से वालिदैन की भी और बाकी स्टेक होल्डर्स की भी आगाही होती है और साथ साथ पुलिस को भी हम अपनी एक परफॉर्मेंस के ऊपर चेक फील करते हैं ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से करें। ये जो मंशियात का मामला है ये हर दुनिया के हर सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, खाली यहाँ पाकिस्तान का नहीं। और इसी तरह से जहाँ पे बड़े शहर हैं जिनकी आबादी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो हम इसके ऊपर काम जैसे हर दौर में ये होता है, इसके होता सिर्फ ये है कि जैसे अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, बाकी सारी चीज़ें हैं तो आपको रिसोर्सेज वही हैं तो आपको एक कैंपेन के तौर पे ही करना पड़ता है, तभी आप इसमें कोई डेंट डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। जो आप जैसे एक तरीक़ाकार होता है कि जो पहले इस बिज़नेस में लोग हैं, पहले चलान हुए हैं, ज़ाहिर है वो जिस काम में जाते हैं रिहा होकर भी वही काम करते हैं या उनके साथ जो
उनके जो मिलने मिलाने वाले दोस्त होते हैं वो भी यही काम में होते हैं। इसके हम उसको फोकस करके 84 पुलिस स्टेशन में स्पेशल टीम्स बनी हुई हैं जो इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करती हैं, उसके ऊपर हम स्पेशल जो क्रैकडाउन करते हैं और बहुत लोगों को अरेस्ट करते हैं। जहाँ तक अब तालीमी इदारों की बात करते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पर खाली अकेले पुलिस के करने का काम नहीं है, वो उसमें जो तालीमी इदारा उसकी मैनेजमेंट, उसकी इंतज़ामिया का भी बड़ा रोल है, साथ साथ वालिदैन का रोल है। और आजकल के जो नशे हैं वो जो एक्सपेंसिव हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो डायरेक्टली रिलेट करता है कि वालिदैन अपने बच्चों को पॉकेट मनी कितनी देते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ पे चेक रखते हैं कि नहीं रखते। और अभी चूँकि दुनिया मॉडर्न हो गई है तो इसमें अब जो इसकी जो सेल परचेज़ है वो भी इस तरह से पहली तरह के किसी को फिज़िकली जाके कोई क्लाइंट इकट्ठे करके कोई तकसीम नहीं करते। आजकल व्हाट्सएप है, टेलीफोन कॉल है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वो बात जाती है और वो चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। तो हम जो इसमें पहले लोग इस काम में गिरफ़्तार होकर जेल गए हुए थे उनको भी मॉनिटर करते हैं, बल्कि हम एक CCPO साहब की एक डायरेक्शन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ प्रोसिक्यूटर्स के साथ मिलकर उनकी कन्विक्शन हम कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की कि वो लंबा अरसा जेल में रहे। यानी सब जब आपने ओहदे का चार्ज लिया तो उसके बाद अगर किसी इलाके में वारदात होती है तो आप उसके SHO को फ़ोन करके वजह पूछते हैं क्यों हुई, क्यों चीज़ें की जा रही थी। इसी तरह लाहौर के तुम पूरा लाहौर जो है वो लाहौर पुलिस जो है आपके अंडर आती है। लाहौर की जो 13 दाखिल खारजी रास्ते हैं डेफिनेटली मंशियात उन्हीं रास्तों से लाहौर में आती है। अभी हाल ही में नवाकोट के अंदर पुलिस ने 65 किलो का मुलजिम पकड़ा जो चर्च लाहौर में लेके आया था और वो उसके बाद बेचने के लिए जब उसने प्रोसेस शुरू किया तो वो पकड़ा गया। इस चीज़ को कैसे आप इंश्योर करें कि जो नाकों के ऊपर आपके एहलकार तैनात हैं वो या उनकी कमी रह जाती है, कहीं पे कोताही है, या वो मॉडर्न चीज़ों से लैस नहीं है कि उनको पता नहीं चलता कि मंशियात किस गाड़ी में आ रही है, या ट्रांसपोर्टेशन दाखिली खारजी रास्तों के अलावा तो ट्रांसपोर्टेशन ही हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट 13 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स पे इस वक्त हमारी नाकाबंदी है। बाकी और उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो लोगों को चेक करते हैं और जो इसमें से बहुत सारे जो उनके टारगेट ऑफेंडर्स होते हैं या कि इश्तिहारी होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं, साथ साथ मंशियात भी काफ़ी सारी पकड़ी जा रही हैं। बट पॉइंट असल में ये है कि जो आप लाहौर का ट्रैफिक एंट्री एग्जिट आप देखें तो ये पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारी हर गाड़ी चेक कर सकें, क्योंकि अगर हर गाड़ी चेक करने पे आएंगे तो 10-10 किलोमीटर तक लाइन लग जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। बट जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, SHO है, DSP है, SPs हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डेवलप करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से आती है, डिफरेंट एजेंसी से भी आती है और इवन जो लोग अरेस्ट होते हैं उनकी इंटरोगेशन से भी आती है। तो उसकी बुनियाद पर वो टारगेटेड काम करते हैं तो यकीनन बड़ा होता है, बट रैंडम में छोटी मोटी पकड़ी जा रही होती है, क्योंकि जो टारगेटेड काम अगर बड़ी मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें यकीनन वो भी बहुत एहतियात करते हैं। और खाली रोड भी नहीं है और बहुत सारे रास्ते आजकल 2016 के अंदर लाहौर पुलिस ने एक प्रपोजल भेजी थी हुकूमत को कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर स्कैनर लगा दिए जाए ताकि गाड़ी जब उसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि लाइनें ना लगें, गाड़ी को रैंडमली चेक करेंगे तो लाइनें नहीं लगेंगी, अगर हर गाड़ी को चेक करेंगे तो लाइनें लगेंगी, तो स्कैनर्स लगा दीजिए, गाड़ी उसमें से स्कैन होकर निकले। डेफिनेटली उसके अंदर खर्चा था, अब उसको क्यों नहीं आप लोग परसू करते, जिस तरह से आप लोग दीगर शोबों के अंदर IT का सहारा ले रहे हैं, आप लोगों की FIR जो हैं वो IT यानी ऑनलाइन होती जा रही है और बाकी मिसलें वगैरह सारा कुछ आप लोगों ने ऑनलाइन कर दी, चलान पोलकॉम जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इस चीज़ को एक तरफ क्यों नहीं आप जाते कि नाकों के ऊपर भी स्कैनर्स लगा दीजिए? जी, स्कैनर्स बुनियादी तौर पे पहली बात तो ये है कि एक बड़ा एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, वो सस्ती चीज़ नहीं है। और दूसरी बात है कि इस तरह से स्कैनर्स जो इस्लामाबाद में एक तजर्बा हुआ था, वो स्कैनर्स इंपोर्ट हुए थे और वो नहीं चल सके थे। बेसिकली कस्टम स्कैनर्स होते हैं कि जो एक पूरी गाड़ी को स्कैन करके उसके अंदर एक बता देते हैं कि इसके अंदर साइकिल्स हैं कि मोटरसाइकिल्स हैं, क्या सामान है। तो उसमें से इस तरह से कि आप मतलब एक्सप्लोज इसको नारकोटिक्स को डिटेक्ट करने के लिए कोई इस तरह के पूरा स्कैनर नहीं है कि जो गाड़ी को स्कैन करके बता सके उसके नारकोटिक क्या है। हाँ, कुछ एनालाइजर्स होते हैं जिससे उस ट्रेसिस से किसी चीज़ पे लगे हों, जैसे आपका बैग है उसको चेक करना है तो अगर उसके ट्रेसिस किसी भी नारकोटिक्स के होंगे तो वो बता देते हैं। बट वो भी एक बड़ा लेंथी काम है, उसमें यकीनन वही वाली बात आ जाती है कि उसमें भी हर गाड़ी चेक किया जाना मुश्किल काम है उसमें। लास्टली जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मुलजिम दर्जनों वाक़यात के अंदर पहले मुलविस रह चुका है, मंशियात फरोश भी है, मंशियात का आदी भी है, अपने मुंह से दावा करता है कि वो स्कूल कॉलेज के बच्चों को मंशियात के ऊपर लगाता है और पहले उनको फ्री में उनके साथ बैठ के इस्तेमाल करता है और फिर बाद में उनको बेचता है। और जिस बंदे ने उसको पकड़ाया वो कहता है कि मैं वापस आके उसको कत्ल भी करूँगा और वो कहता है कि मेरे लिए बाहर आना कोई
मुश्किल काम नहीं है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। ऐसे हार्डन क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी मुलविस हैं और मंशियात फरोशी और इस्तेमाल में भी मुलविस हैं, जब ये जेल से रिहा होकर आते हैं तो इनको मॉनिटर करने का क्या मैकेनिज़्म है या है भी नहीं? जी बिल्कुल, आप समझ लें कि कोई बाइंडिंग लीगल मैकेनिज़्म तो वो सच नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पुलिस की दुनिया सारी में कि जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं, स्पेशली चाइल्ड अब्यूज़ के, नारकोटिक्स के, मर्डर के, उनको वो सर्विलेंस भी करते हैं। तो हम भी इसी तरह से बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये इसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारी भी ये अजम्पशन है कि जो बंदा किसी गलत काम के लिए बार बार जेल जाता है तो उसने वापस आके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो काम करेगा, कोई यही काम करेगा। तो ये हमारे पास हर पुलिस स्टेशन वाइज, डिवीज़न वाइज लिस्टें होती हैं कि कौन से लोग जेल में गए हुए हैं, कौन से वापस आ रहे हैं। CIA भी इस चीज़ को मॉनिटर करती है और इसमें हम एक स्टेप आगे जाने की कोशिश जो हो रही है, जो CCPO साहब की डायरेक्शन है, कि हम क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूव करके, तो प्रोसिक्यूटर्स के साथ उनकी गाइडेंस से अपने इन्वेस्टिगेशन के मेयार को बेहतर करके हम चाहते हैं कि हम इनकी कन्विक्शन अचीव करें, और वो हो भी रही हैं। कन्विक्शन जो नारकोटिक्स केसेस में वो बढ़ना शुरू हो रहा है, तो ये एक बेहतर होगा जो इसको डिस्करेज करेगा। एक बंदा जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी कमी कोताही की वजह से जल्दी बाहर आ जाता है, अगर वो ज़्यादा टाइम अंदर जेल में रहता है, तो यकीनन एटलीस्ट उससे ये ज़रूर होता है कि वो उस काम में नहीं पड़ेगा। तो हम बेहतरी की उम्मीद इस चीज़ से करते हैं। वेरी प्रिसाइसली कैनिंग साहब, ये जो 4th शेड्यूल में लोग डाले जाते थे, उनको एक चिप लगाने का सिलसिला जो था वो शुरू किया गया था, जिससे उनको ट्रैक डाउन किया जाता था, उनको मॉनिटर किया जाता था। ऐसे क्रिमिनल्स को उस तरह से हम कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर सकते? नहीं, वो ATA का भी चिप लगाने का कोई फ़िलहाल नहीं है। वो उनका लॉ प्रोवाइड करता है कि उनकी सर्विलेंस लीगल एक है कि वो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप एक स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक एरिया में आपने रहना है, वहाँ से जाना है तो पुलिस की परमिशन से जाना है, और अगर नहीं जाएंगे बगैर बताए उसकी वायलेशन करेंगे, जो आपके कंडीशंस लगी हैं, तो फिर उन पर FIR दर्ज की जाती है। तो वो एक जो ATA का लॉ है वो इस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है। तो बाकी क्रिमिनल्स के लिए ऐसा लॉ ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं करता। और ये जो टैगिंग वाली आप बात करते हैं कि डिवाइस लगाने वाली, दुनिया के डिफरेंट ममालिक में ये चीज़ होती है, बट वो लीगल परमिशन के साथ होती है, लॉ में वो चीज़ मौजूद होती है, तो वो होती है। बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डेफिनेटली ये जो जितने भी मंशियात फरोश या जितने भी जराइम पेश अफराद हैं, उनसे हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़ामिन पुलिस अफसरान और एहलकार ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारे जो वालिदैन हैं, हमारा जो सोशल बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ सोसाइटी में, उनको भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वालिदैन को भी अपने बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि अगर वो रात को घर से लेट आने जाने की आदत अपना रहा है, या वो पैसे ज़्यादा ले रहा है, या पैसों की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, या कोई भी माँ बाप बच्चों के अंदर ऐसी हरकत देखते हैं जो यूजुअल नहीं है, तो उनको भी इस चीज़ को खातिर में लाते हुए फौरी तौर पे इंक्वायर अपने तौर पे करना चाहिए कि उनका बच्चा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। मुलजिम जो है वो ये कहता है कि उसने नौजवान की जान ली है और उससे 45,000 रुपये भी छीने हैं, लेकिन वो पुलिस की हिरासत में ये भी कहता है कि जिस शख्स ने उसको पकड़वाया है वो उसको भी नहीं छोड़ेगा और आके उसकी जान भी लेगा। DSP CIA कोतवाली हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद सिद्दीक साहब, जिन्होंने मुलजिम को ट्रेस किया है। कैसे ट्रेस किया? 4-5 माह गुजर चुके हुए थे और जो इन्वेस्टिगेशन विंग था, जो थाना मुतलका थाना था लोअर माल, वो मुलजिम को नहीं पकड़ पा रहा था, जिसकी वजह से मुद्दई जो थे वो भी खासे परेशान थे। और उन्होंने आपके सामने कहा भी कि उन्होंने जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो थी वो कुछ नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपनी तफ्तीश जो थी वो CIA में की। जावेद सिद्दीक साहब से जानते हैं। जावेद साहब, मोस्टली अंधा कत्ल जो है वो इस तरह की जो FIR होती हैं उसको हम अंधा कत्ल कहते हैं। ये थोड़ा सा आज नाज़रीन के लिए बताइएगा, अंधा कत्ल क्या होता है? लोग ब्लाइंड मर्डर क्यों कहते हैं इसको? ये ब्लाइंड ये वाला जो केस है लोअर माल वाला, जो सफीर जिसमें मर्डर हुआ है, इसको टोटली हम ब्लाइंड मर्डर कहेंगे। ये ब्लाइंड मर्डर होता क्या है? ब्लाइंड मर्डर वो होता है कि जिसके मतलब किसी किस्म की कोई मौके पे किसी भी शेप में कोई एविडेंस ना हो। जिस तरह इस केस की FIR भी आप चेक कर लें, उसने मुद्दई ने अपनी FIR में तहरीर करवाया है कि पुलिस वाले, मेरा बेटा एक दिन से घर से लापता था, पुलिस वाले मेरे घर पे आए हैं, उन्होंने मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाया है कि ये आपका बेटा है। तो उन्होंने कहा जी हमारा बेटा है। उन्होंने कहा जी इसकी डेड बॉडी मिली है। इसको कहते हैं ब्लाइंड मर्डर, जिसमें कोई विटनेस ना हो, किसी ने देखा ना हो। जिस तरह इसकी अननोन डेड बॉडी हमें एक पार्क से मिली थी, ये मियां मुंशी हॉस्पिटल के करीब। ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना कितना मुश्किल काम है? इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन अगर साफ नीयत से मेहनत की जाए
तो अल्लाह की तरफ से इसमें बड़ी मदद मिलती है। और स्पेशली इस केस में मैं ये कहूँगा कि मेरी टीम ने इसमें इंतहा की मेहनत की है, और ये केस स्पेशली अल्लाह ताला की ख़ास मदद और उसके बाद जो हमारी जदीद तकनीक है जियो फेंसिंग, उसके ज़रिए हमने इस केस को वर्कआउट किया है। थोड़ा सा केस पर रोशन अली का केस है क्या, इसने क्यों कत्ल किया? वो अपने मुंह से तो कहता है कि 45,000 रुपया लूटा और मैंने लालच आ गया था इसलिए लड़के को कत्ल कर दिया। आपके पास क्या इसके हक़ाइक़ हैं? ये जो मुलज़िम है इसका नाम है शबाज उर्फ गोशी। इसके 2 भाई भी मनशियात के केस में जेल में, ये ख़ुद भी मनशियात फरोश है, इवन के ये डकैती की वारदातें भी करता है, और ये 19 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। ये ख़ुद इलाका थाना नौलखा का रहने वाला है। ये जो मकतूल था, मकतूल से इसकी कुछ अर्सा कबल ही, इस मर्डर से कुछ अर्सा कबल ही शनासाई हुई थी, और इसने मकतूल को भी नशे की लत में लगा दिया था। ये ख़ुद भी इंतहा का नशा करता है, पाउडर यूज़ करता है, और मकतूल को इस साइड पे लगाने में पहले इसने उसको नशे पे लगाया, फिर उससे कहा कि घर से कुछ चीज़ लेके आओ, फिर वो अपना गोल्ड का कड़ा ले गया जो इन्होंने फिर वहाँ पे सेल किया 65,000 में। 20,000 रुपये 25,000 रुपये इन्होंने खर्च कर लिए, 20,000 45,000 रुपये मकतूल के पास थे। मुलज़िम जो कि हार्ड क्रिमिनल था, ये उसको ज़्यादा ओवरडोज नशा करवाता रहा। वकूवे की रात भी इसने उसको ओवरडोज किया, और उसके बाद चूँकि इसको पता था कि इसकी जेब में 45,000 रुपये है, इसने सिर्फ इसी खातर ही, अगर उसने आपको ये स्टेटमेंट दी है तो ये बिल्कुल उसकी सही स्टेटमेंट है। इसका मर्डर की वजह ये थी कि वो 45,000 रुपये उसे ले लेगा ना। उस पार्क में कोई विटनेस है, रात 12-1 बजे का वक्त है, तो इसलिए इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ये खून ना हक रायगा गया हुआ था। तफ्तीश 2 माह बाद तकरीबन हमारे पास आ गई। हमने उस जियो फेंसिंग पे चले। ये तकरीबन पहले हमें जियो फेंसिंग में उस रात 22,000 नंबर मिले। उस रात 22,000 को हम शॉर्ट लिस्ट करते 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 10 तक आ गए। 10 में से फिर एक हमें नंबर एक ऐसा मिला, ये इतना हार्ड क्रिमिनल है कि ये जो मोबाइल यूज़ कर रहा था उसमें जो सिम थी वो भी इसके अपने भाई के नाम थी, इसके नाम नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद करनी थी, मेहनत हमने अखीर की थी, और डेली बेसिस पे, यानी कि काम के इतने ज़्यादा रश के बावजूद भी मैं और हमारी टीम डेली इस पे वर्कआउट करते थे। जावेद साहब, अगर इसके ऊपर पहले 19 मुकदमात हैं तो ये कैसे बाहर आ जाता है? क्या पुलिस की तरफ से कमियां रह जाती हैं चालान मुकम्मल करने में? मुलजिम बहुत शातिर है, वजह क्या है वो मंशियात फरोश, और वो इतने इतने बड़े दावे करता है, वो कहता है वो तो इस केस में भी बाहर आ जाएगा। नहीं, इस केस में तो इंशाल्लाह नहीं आता। हमने इसका DNA टेस्ट भी करवा लिया आज, तो इंशाल्लाह जियो फेंसिंग की रिपोर्ट्स हमारे साथ हैं, इसकी CDR, इसकी लोकेशन, कि 1 बजे रात अगर ये ग्वाल मंडी अपना नौलखे का रहने वाला है तो मौके पे इसकी जो लोकेशन है, तो इंशाल्लाह हम कानूनी तौर पे इस केस को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। इतनी जल्दी कैसे बाहर आता रहा है? 19 मुकदमात थोड़े तो नहीं होते। हाँ, 19 मुकदमात, इसमें मोस्टली इसके खिलाफ मंशियात के केस हैं और 9C के केस हैं। लेकिन चूँकि इनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, पुलिस ने तो अपनी तरफ से केस तैयार करके भेजना होता है, कोर्ट्स की तरफ से इनकी बेल हो जाती हैं, वकला साहबान वो कहता है कि जिस शख्स ने कोई चोरी का मोबाइल था और जिस शख्स को पुलिस ने चोरी के उस मोबाइल में पकड़ा, उसने मेरी आगे निशानदेही की और मैं पकड़ा गया और फिर मेरा ये जो कत्ल है सामने आ गया। और वो कहता है कि मैं उसको भी बाहर आके नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई भी नेटवर्क चला रहे हैं, सारा कुछ है। ये इस किस्म के जो नोटोरियस मुलजमान हैं, इनको कैसे पुलिस टेक केयर कर रही है? कि ये तो देखें ना, वो पुलिस की हिरासत में भी अगर धमकियां दे रहा है लोगों को, इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई नेटवर्क तो होगा। नहीं, इसको किसी ने नहीं पकड़ा है। मैं आपको कह तो रहा हूँ कि ये जियो फेंसिंग की वजह से ये ट्रेस आउट हुआ है। जियो फेंसिंग की वजह से हमने इसका ID लिया, इसके भाई का ID लिया, इस तक हम पहुँचे हैं। इसको किसी ने नहीं पकड़ाया। ये जियो फेंसिंग की मदद से हम इसके घर तक पहुँचे हैं, उसके बाद हमने इसको पकड़ा। जिस तरह का इसने जुर्म कमिट किया है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या पेनल्टी है और सज़ा क्या है? नहीं, ये अकेला मुल्ज़म है, इंशाल्लाह इसमें इसको सज़ाए मौत होगी इंशाल्लाह। जो बुरसा हैं वो 4 माह 5 माह अपने बेटे के मुलजिम की गिरफ्तारी की उम्मीद करते रहे। अब आपने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे मेरी भी बात हुई, वो कहते हैं कि जी हमें मैक्सिमम पेनल्टी जो है मिलनी चाहिए। पुलिस की जानिब से अगर चलान मुकम्मल पेश किया जाए, तमाम शवाहिद लगाए जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है, DNA की रिपोर्ट है, प्रोसिक्यूशन जो है उसको अच्छी तरह प्लीड कर सकती है और मुलजिम को सज़ा मिल जाती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन हमेशा इल्ज़ाम ये लगाती है कि पुलिस का चलान ही ऐसा था, एविडेंसेस नहीं थी,
मुद्दई जो है वो नहीं हाजिर होते, तो इन तमाम चीज़ों को भी इंश्योर करना पुलिस का ही काम है। जो ऐसे हीनियस क्राइम के केस होते हैं जी, उसमें हम प्रोसिक्यूशन से चालान बनाने से पहले ही उनसे के साथ राब्ते में आ जाते हैं। हम प्रोसिक्यूशन के साथ मिल के इसकी इंटरोगेशन भी कर रहे हैं। कोर्ट में जो सारे मामलात हैं या जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो तमाम हम उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ हमने प्रोसिक्यूशन वालों को। तो इंशाल्लाह ये केस अच्छा केस तैयार होगा, इंशाल्लाह इसमें इसको सज़ा ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया। DSP CAE कोतवाली हमारे साथ मौजूद थे। जावेद सदीक साहब के मुताबिक तो मैक्सिमम जो इसके अंदर पनिशमेंट है वो इसको ज़रूर मिलेगी। मुलजिम जो मकतूल है उसके वालिदैन की भी यही ख्वाहिश है कि मुलजिम को ज़्यादा से ज़्यादा और सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दी जाए, ताकि आइंदा किसी के बच्चे के साथ ये ना हो। लेकिन जो मुलजिम का कॉन्फिडेंस है पुलिस की हिरासत के अंदर, जावेद साहब खुद बता रहे हैं कि 19 मुकदमों में वो पहले नामजद है और उसके भाई भी जेल में हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क है जिसको पुलिस को ही तोड़ने की ज़रूरत है, जिसके सर के ऊपर वो पुलिस की हिरासत में भी इतना चौड़ा हो रहा है। और ऐसे मुलजिमान की सरकोबी के लिए पुलिस को सख्त इक़दाम उठाने की अशद ज़रूरत है। माहिर कानून सैयद फरहात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको गाय बगाए हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर तंग करते रहते हैं। शाह जी, आज के वैसे तो बड़ा आम सा केस है कि 302 का मुकदमा है जिसके अंदर 4-5 माह पहले एक बंदे ने लड़के को कत्ल किया। दोनों का आपस में कोई मंशियात का था और उस रोज़ ये जो बच्चा था जिसकी उम्र 20-21 साल है, ये अपनी कोई चीज़ बेच के 45,000 रुपये लेके आया था जिस लालच में मुलजिम ने उसको कत्ल कर दिया। ये तो यहाँ तक तो आम सी स्टोरी है। लेकिन शाह जी, जो मुलजिम है वो 19 से 20 मुकदमात में 392 9C समेत दीगर मुकदमात में यानी नामजद रह चुका है। बकौल उसके वो थोड़े अरसे के बाद पैसे वगैरह लगाता है, बाहर आ जाता है और कानून का उसको कोई परवाह नहीं है। और अब जब वो पकड़ा गया 302 के अंदर तो वो बड़े आराम से कह रहा है कि वो बाहर आ जाएगा और दोबारा से यही हरकतें करेगा। ये मिजाज किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? बेसिकली ये मिजाज जो है सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की गमाजी करता है वो ये है कि यहाँ पे क्रिमिनल को इस बात का यकीन हो चुका है कि उसको किसी भी मुकदमे में सज़ा नहीं होनी, और ऑफेंसेस के पैटी सज़ाओं की वजह से इस किस्म के लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी बेल आउट हो जाते हैं। और उसमें फिर एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस का भी है कि पुलिस उस लेवल की कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करती कि जिसको मलूज़ खातर ला के कोर्ट जो है वो बेल की टेंटेटिव असेसमेंट करके बेल खारिज करे। तो नॉर्मली क्योंकि इस किस्म के केसेस जैसे ये नारकोटिक्स के केसेस हैं जिसके अंदर 1000 ग्राम से कम का मामला जो है उसमें पुलिस पहले दिन से ही पैसे का लेन देन करके इतनी क्वांटिटी की FIR दर्ज करती है कि जिस पे वो जल्दी बेल आउट हो जाते हैं, महीने डेढ़ के अंदर वो बेल आउट हो जाते हैं। सेकंड थिंग है इसके जो आपका डकैती के हवाले से केसेस हैं उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है एविडेंस का। जो आइडेंटिफिकेशन परेड का जो रूल दिया गया है, जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के अंदर प्रोसीजर दिया गया है, मैं मादरत से कहूँगा कि वो एडॉप्ट ना होने की वजह से एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार इस चीज़ पे वर्डिक्ट आया कि जो 1 गो के अंदर मैजिस्ट्रेट साहबान जो आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं उस पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। थर्ड थिंग इज़ कि आज एक आम आदमी जो है वो अगर डकैती में उसकी जान बच गई तो वो समझता है कि इन हार्डेड क्रिमिनल्स के अगेंस्ट पेश होने की बजाय वो अपनी जान खलासी समझता है और वो एविडेंस नहीं देना चाहता कोर्ट ऑफ लॉ में आके। और फिर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपकी जब से अलाइव हुई है कि इस किस्म के केसेस में अगर 1 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो एज ए मैटर ऑफ राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टैट्यूटरी डिले आपकी बेल हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ इस किस्म के लिंक्स हैं जिनको अगर आप कलेक्टिवली देखें तो इन लोगों को बेल आउट होने की वजह से क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है और क्रिमिनल को इस चीज़ का खौफ ख़त्म हो गया कि मैं अगर कोई जुर्म करूँगा तो मुझे सज़ा हो जाएगी। और अगर इसको प्रॉपरली आप देखें कि इस जुर्म से पहले या इस मुकदमे से पहले अगर 20 या 22 मुकदमात थे, अगर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होती, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हुई होती, इसको सज़ा हो गई होती तो ये बिहाइंड द बार होता और इस तरीके से ये क्राइम को रिपीट ना करता। सर जी, ये बेसिक सर जी ये फरमाइएगा कि एक बंदा जो आज से 4 या 5 माह पहले कत्ल हुआ और वो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया कत्ल का,
और पुलिस ने अपने तौर पे थाना लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ ना मिल सका और फिर बुरसा ने सीआईए को तफ्तीश लगवाई और अब बंदा जो है पकड़ा गया है। ये जो मुलजिम की अंधे कत्ल की केस में मुलजिम की गिरफ्तारी तक का जो टाइम है, उसके अंदर शनाख्त परेड भी नहीं हुई होगी, सिर्फ जो इसका मेडिकल इसका डीएनए वगैरह होगा जो उसके डिसीज के साथ मैच किया जाएगा। कितना वीक हो जाता है केस पुलिस की अदम तवज्जो की वजह से? देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस की अदम तवज्जो तो एक हमारा आंसर था ही, लेकिन अभी जो आपकी पंजाब पुलिस और ख़ासकर लाहौर पुलिस जो पॉइंट स्कोरिंग में चली गई है ना, कि जो अफसरान सिर्फ और सिर्फ अपना सिक्का दिखाने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, जैसे आपके सामने मैं रखना चाहूँगा मोटरवे केस, कि उन्होंने उस मल्ली का करैक्टर जो था वो शनाख्त परेड से पहले ही उन्होंने ओपन कर दिया था और सारे उसके वेयर अबाउट जो थे वो उन्होंने आपके ब्रॉडकास्ट करवा दिए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो फिर इस किस्म के जो केसेस हैं उसमें फिर आइडेंटिफिकेशन परेड की वो वैल्यू नहीं रहती। बिल्कुल मॉल्टन केस में मैंने आपके प्रोग्राम में भी बैठ के कहा था कि ये प्रोग्राम आप देख लीजिएगा इसको बाद में भी, कि उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है कि आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लिंक था एविडेंस का वो ज़ाया कर दिया सिर्फ इस शौक़ की खातिर कि आपने एक बहुत बड़ा मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए, और आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपन जानते बूझते हुए कि एविडेंस को ज़ाया कर दिया। तो इन केसेस के अंदर भी जो मैं देखता हूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एसएसपी साहब या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब या डीआईजी ऑपरेशन साहब करते हैं, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से बहुत सी एविडेंस जो है जो कल को कोर्ट रिलाई कर सकती थी वो रिलाई नहीं कर सकती, और उसका सरीहन जो फ़ायदा है वो एक्यूज पर्सनस को होता है और वो फिर इसका शक का फ़ायदा लेके क्विट हो जाता है। जिस तरह इस केस के अंदर मुलजिम जो है तकरीबन 4 से 5 माह के बाद पकड़ा गया है, अब कौन सी एविडेंसेस पुलिस कलेक्ट करेगी जिससे केस जब वो मजबूत हो सकता है और मुलजिम जो है? देखें, आप जो फैक्ट्स बता रहे हैं उसके ऊपर दिस इज़ द केस ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस, वन इज़ ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, अदर इज़ ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्योंकि इसकी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, किसी ने इसको कत्ल करते देखा नहीं है। द केस इज़ बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप समझें एक चेन होती है और उसमें मुख्तलिफ कड़ियाँ जुड़ के और वो चेन कंप्लीट होती है, और अगर वो चेन कंप्लीट ना हो, ब्रेकअप हो जाए, तो उसमें सज़ा कम ज़्यादा नहीं होती, उसमें या बरी होता है बंदा या उसको सज़ा हो जाती है। तो इस केस के अंदर पुलिस उस लेवल पे, आपका फ्रांसिक मेडिसन हमारा बड़ी तरक्की कर गया दुनिया के अंदर, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस उस लेवल, उस मेयार को मीट नहीं कर रही, क्योंकि जो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में अरबों रुपया मिल रहा है आपको, वो पुलिस के ग्रॉस रूट लेवल पे जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन तक पहुंचता ही नहीं है। मैं खुद केसेस कर रहा हूँ नैब के अंदर जिसके अंदर लोगों को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पैसे आला अफसरान ने आपस में बंदरबांट की, नैब के केसेस बने और वो नैब के केसेस फेस कर रही हैं, अदरवाइज़ की डीपीओ और एसएसपी लेवल के ऑफिसर जो हैं वो उस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट में पैसे नहीं मिलते, तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूरी करते हैं और चलान बना के कोर्ट में भिजवा देते हैं, और कोर्ट के पास सवाए इस बात के लैक ऑफ एविडेंस के पर लाते हुए किसी को बरी करने के अलावा उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि पहले इसके ऊपर 19 मुकदमे, अभी ये 20वां मुकदमा और होना। ये बिल्कुल एक गिनती ज़रूर बड़ी है। मैं तो इसको इस तरह से कहूँगा कि ये पुलिस के मुकदमे इस तरह से होते हैं कि वो एक मिसाल थी ना, कुएं पर बाहर एक आदमी खड़ा हुआ कह रहा है 19 किसी ने पूछा कि भाई क्या, उसने कहा बीच में देखो, तो उसने उसको धक्का दे दिया, उसने कहा 20। तो ये मुकदमे इसी तरह से इनकी तादाद बढ़ती है। इसका जो मकसद है वो हल नहीं होता जब तक पुलिस हुकूमत इस बात पे एक पेज पे नहीं आएगी कि हमें डेटरेंस बढ़ानी है और हमें सज़ा देनी है और सज़ा एग्जीक्यूट करनी है। देखें, आप सिर्फ सर्वे करके देखेंगे कितनी फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट हुई, आप सरप्राइज़ मिलेगा आपको लाइफ में अपनी कि जितनी भी फांसियाँ नीचे से ट्रायल कोर्ट करती है उसमें से 10% एग्जीक्यूट होती है, वरना सज़ा एग्जीक्यूट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर जो डेटरेंस थी वो ख़त्म होती जा रही है। क्रिमिनल को इस बात का खौफ ख़त्म हो गया कि हमें सज़ा होनी है, उनको इस बात का यकीन हो चुका है कि हमने बरी हो जाना है, हमने बेल आउट हो जाना है। तो इस वजह से क्राइम जो होता है। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून सैयद फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि सिर्फ़ एक तादाद मुकदमे का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है, यानी पहले उसके ऊपर 19 मुकदमे थे, अब 20 मुकदमे हो गए हैं, और उनका कहना है कि पुलिस की अदम तवज्जी की वजह से और नाकस तफ्तीश की वजह से ये उनको नहीं लगता कि इसको सज़ा हो पाएगी, और कुछ अरसे के बाद ये भी ज़मानत के ऊपर बाहर आ जाएगा, और जो वो पहले कर रहा है मंशियात फरोशी और मंशियात इस्तेमाल कर रहा है और जो भी दीगर गैर कानूनी काम वो कर रहा है,
वो उसी को कैरी ऑन करता रहेगा। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अलाने के बाद।